नमस्कार। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी की दुनिया में पिछले कुछ हफ्तों में काफी कुछ हुआ है। जी हाँ, काफी हलचल रही है। तो आज हम इन्हीं हालिया गतिविधियों और जो जरूरी अपडेट्स हैं उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास एसएससी समाचार राउंडअप सितंबर 2025 के कुछ अंश हैं। अच्छा। और हमारा मकसद है कि इन अपडेट्स को ठीक से समझें कि उम्मीदवारों के लिए इनका क्या मतलब है और इनका असर क्या हो सकता है आगे चलकर। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी तो है। चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे जरूरी खबर से, जिसका लाखों उम्मीदवार इंतजार करते हैं, एग्जाम डेट्स। हाँ, सबसे पहले वही साफ कर लेते हैं। इन्हीं तारीखों से तो तैयारी की पूरी प्लानिंग बनती है। बिल्कुल। तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 परीक्षा वो 12 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक चलेगी। 12 से 26 सितंबर, ठीक है। और वैकेंसीज भी पता चली हैं, कुल 14,582। ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, 14,582 तो काफी ज्यादा है। सीजीएल वैसे भी एक बड़ी परीक्षा है। ग्रुप बी, ग्रुप सी पद होते हैं इसमें। सही कहा। इतनी वैकेंसीज मतलब रोजगार के मौके तो हैं ही, पर शायद सरकार की भर्ती योजनाओं का भी कुछ अंदाजा लगता है इससे। निश्चित तौर पर। और सीजीएल के साथ सीएचएसएल का भी कुछ है। हाँ, सीजीएल से ठीक पहले है सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2025 टियर 1। ये 8 सितंबर से 18 सितंबर तक है। अच्छा, 8 से 18 सितंबर। इसमें कितनी वैकेंसी हैं? इसमें है 3,131। ये खास तौर पर एलडीसी, जेएसए और डीईओ जैसे पदों के लिए हैं। तो दोनों मिलाकर लगभग 17,700 के करीब पद हो गए। हाँ, करीब करीब। ये दिखाता है कि एसएससी का स्केल कितना बड़ा है। मतलब हर साल कितने बड़े पैमाने पर ये भर्तियां होती हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लाखों युवाओं की उम्मीदें जुड़ी हैं इनसे। हाँ, और एक छोटी सी प्रैक्टिकल जानकारी, सीजीएल वालों के लिए 3 सितंबर से सिटी इंटीमेशन स्लिप्स आ गई हैं। मतलब पता चल गया होगा कि एग्जाम किस शहर में है। अच्छा, सिटी पता चल गई। एडमिट कार्ड तो फिर परीक्षा से कुछ दिन पहले ही आएगा। हाँ, वो तो हमेशा की तरह ही। लेकिन इन तारीखों और वैकेंसी से आगे सोचें तो एसएससी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती किस तरह की? देखिए, लाखों उम्मीदवार, सैकड़ों शहर, कई दिनों तक चलने वाली ऑनलाइन परीक्षाएं, इस पूरे सिस्टम को बिना किसी गड़बड़ी के चलाना ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बात तो सही है। लॉजिस्टिक्स ही बहुत होंगे। बिल्कुल। इसमें टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। और शायद इसी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एसएससी कुछ नया कर रहा है। मैंने आदर्श परीक्षा केंद्र के बारे में सुना। मॉडल एग्जाम सेंटर्स। हाँ, ये एक नई पहल है, हाल ही में घोषणा हुई है इसकी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आदर्श क्या है ये असल में? कैसे अलग होंगे ये? आयोग का कहना है कि ये सेंटर्स एग्जाम देने के अनुभव को बेहतर बनाएंगे। इसमें बैठने की व्यवस्था ज्यादा सुविधाजनक होगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, शायद अच्छे कंप्यूटर्स, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, ऐसा कुछ। और जो सबसे जरूरी बात कही गई है वो है कि निगरानी मतलब सुपरविजन काफी सख्त होगा। सख्ती। हाँ, लक्ष्य तो साफ है, परीक्षा के माहौल को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष बनाना। पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। बिल्कुल। पर ये कदम क्यों उठाया गया है अभी? क्या कोई खास वजह, जैसे पिछली परीक्षाओं में कोई दिक्कत हुई हो, या बस एक रूटीन सुधार है? ये सवाल अहम है। हो सकता है दोनों बातें हों। पिछले कुछ समय में परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ियों की, मिसमैनेजमेंट की शिकायतें आई तो थीं। हाँ, सुनने में तो आया था। तो ये उनका जवाब भी हो सकता है। और साथ ही ये भी हो सकता है कि एसएससी अपनी प्रक्रियाओं को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर ही रहा हो, और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो स्वाभाविक है आजकल। टेक्नोलॉजी ठीक है, पर क्या सिर्फ अच्छी बिल्डिंग्स और सख्त निगरानी से सब ठीक हो जाएगा? असली दिक्कतें तो कई बार लागू करने में आती हैं। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। देखिए, बेहतर तकनीक, जैसे मान लीजिए सिक्योर बायोमेट्रिक सिस्टम है या सर्वर ठीक चल रहे हैं, वो धोखाधड़ी और तकनीकी दिक्कतों को कम तो कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं। लेकिन असली चुनौती है इनको ठीक से लागू करने की। क्या ये आदर्श केंद्र हर जरूरी शहर में होंगे, पर्याप्त संख्या में? और वहां जो स्टाफ होगा, क्या वो उतना ही ट्रेंड और अलर्ट होगा? और क्या ये स्टैंडर्ड हमेशा बनाए रखा जा सकेगा? अक्सर नई चीजें शुरू में अच्छी लगती हैं, बाद में ढीली पड़ जाती हैं। बिल्कुल। अगर एसएससी इसे सही नियत और इच्छा शक्ति से लागू करता है तो लंबे समय में ये उम्मीदवारों का अनुभव सुधार सकता है और आयोग पर भरोसा भी बढ़ा सकता है। पर यह सब निर्भर करेगा इम्प्लीमेंटेशन और कंसिस्टेंसी पर।
ये सिर्फ कंप्यूटर का मामला नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल है। विश्वसनीयता और भरोसे की बात चली है तो एक हालिया मामला याद आता है जिसने उम्मीदवारों के भरोसे को काफी कह सकते हैं कि चोट पहुंचाई थी। कौन सा मामला? मैं बात कर रही हूँ सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षाओं की, जो इसी साल जुलाई अगस्त में हुई थी। ओह हाँ, फेज 13, उसको लेकर तो काफी हंगामा हुआ था। मैंने भी पढ़ा था उसके बारे में। क्या हुआ था ठीक? हुआ ये कि देश भर में कई सेंटर्स से सीरियस टेक्निकल गड़बड़ियों की खबरें आईं। कैंडिडेट्स ने शिकायत की कि परीक्षा के बीच में कंप्यूटर हैंग हो गए या बंद हो गए। अरे बाप रे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ठीक से काम नहीं कर रहा था, कहीं परीक्षा देर से शुरू हुई, कई कुछ लोग दे ही नहीं पाए। मतलब कुल मिलाकर भारी मिसमैनेजमेंट था। ये तो किसी भी कैंडिडेट के लिए बुरे सपने जैसा है। आप इतनी तैयारी करें और एग्जाम के दिन सिस्टम ही धोखा दे जाए, कितना तनाव होता होगा ऐसे में। जाहिर है, और इसी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का नतीजा था कि छात्रों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी काफी लोग जमा हुए थे। ये सिर्फ कुछ तकनीकी दिक्कतें नहीं थीं, ये हजारों उम्मीदवारों के भविष्य का और एसएससी जैसी संस्था की साख का सवाल बन गया था। ऐसी घटनाएं सिर्फ उम्मीदवारों का हौसला ही नहीं तोड़ती, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। अगर परीक्षा ही ठीक से नहीं हो सकती तो फिर आगे क्या भरोसा? हाँ बिल्कुल, आयोग की क्रेडिबिलिटी दांव पर लग जाती है। तो फिर आयोग ने क्या किया इस पर? इतना सब होने के बाद क्या परीक्षा रद्द कर दी? नहीं, परीक्षा रद्द तो नहीं हुई, लेकिन एसएससी ने माना कि हाँ गड़बड़ियां हुई थीं। अच्छा, माना उन्होंने? हाँ, और समाधान के तौर पर जो प्रभावित उम्मीदवार थे उनके लिए 29 अगस्त को एक री एग्जाम करवाया गया। पुनर्परीक्षा? हाँ। दोबारा मौका मिला मतलब? कितने लोग थे इसमें? जानकारी के हिसाब से करीब 59,500 उम्मीदवारों ने ये दोबारा परीक्षा दी। काफी बड़ी संख्या है ये भी। हाँ, लेकिन सिर्फ री एग्जाम कराना ही काफी नहीं था। एसएससी ने इस बार कुछ सुधारात्मक उपाय भी लागू किए, शायद फेज 13 के अनुभव से सबक लेकर। ये जानना जरूरी है, क्या सुधार किए गए इस बार? पहली चीज, इस बार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल हुआ, शायद पहचान की प्रक्रिया को और सिक्योर बनाने के लिए। आधार बेस्ड, ठीक है। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का दावा किया गया है। नॉर्मलाइजेशन, ये शब्द तो अक्सर सुनने में आता है, खासकर जब एग्जाम कई शिफ्ट्स में होता है। क्या है ये ठीक से? हाँ देखिए, जब कोई परीक्षा कई दिनों या शिफ्टों में होती है तो हर शिफ्ट का पेपर थोड़ा अलग हो सकता है, मुश्किल या आसान। नॉर्मलाइजेशन एक स्टैटिस्टिकल तरीका है जिससे ये पक्का किया जाता है कि किसी को सिर्फ इसलिए फायदा या नुकसान ना हो कि उसका पेपर आसान या मुश्किल था। अच्छा। इसका मकसद होता है सबके स्कोर को एक लेवल पर लाना ताकि तुलना निष्पक्ष हो। समझ गया। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन जटिल भी लगता है। इसमें जरा सी चूक से भी विवाद हो सकता है। बिल्कुल, तो इसे बेहतर बनाने का दावा किया गया है। और तीसरा और शायद सबसे अहम बदलाव, हाँ, वो था एक नए एग्जाम वेंडर को शामिल करना। जानकारी के मुताबिक इस बार एडुकेटी नाम की कंपनी को जिम्मेदारी दी गई। ओहो, नया वेंडर, एडुकेटी, ये तो बड़ा कदम है। हाँ, इससे लगता है कि शायद पिछले वेंडर के काम पर सवाल उठे होंगे। बिल्कुल। नया वेंडर लाना दिखाता है कि आयोग शायद समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश कर रहा है। और एक और छोटी सी बात हुई, एसएससी ने कहा कि जिन लोगों में फेज 13 के सवालों या आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराई थी और अगर उनकी आपत्ति सही निकलती है तो उनसे जो 100 रुपए फीस ली थी वो वापस कर दी जाएगी। अच्छा, फीस वापसी। हाँ, ये भी है। चलिए इन उपायों का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। हाँ करते हैं। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक, बेहतर नॉर्मलाइजेशन का वादा, नया वेंडर, एडुकेटी, ये सब मिलकर तकनीक और प्रक्रिया दोनों में सुधार की नीयत तो दिखाते हैं। हाँ, नीयत तो लगती है। पर सवाल वही है, क्या ये उपाय भविष्य में फेज 13 जैसी दिक्कतें रोकने में कामयाब होंगे? खासकर ये नए वेंडर वाली बात, क्या सिर्फ कंपनी बदलने से सब ठीक हो जाएगा? ये बिल्कुल जायज सवाल है। नया वेंडर लाना एक कदम जरूर है, पर उसकी अपनी कैपेसिटी होगी, अपनी चुनौतियां होंगी। देखना होगा कि एजुकेटी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्या वो इतने बड़े स्केल की परीक्षाओं का प्रेशर झेल पाते हैं। और नॉर्मलाइजेशन को बेहतर कैसे बनाया गया है ये भी साफ होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है इसमें। बिल्कुल, पारदर्शिता ही कुंजी है। और ये फीस वापसी 100 रुपए, क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है या इसका कोई मतलब है? देखिए, 100 रुपए की रकम शायद छोटी लगे, पर यह एक संकेत है। संकेत? हाँ, कि आयोग उम्मीदवारों की बात सुन रहा है, फीडबैक ले रहा है और जवाबदेही दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये एक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन असली परीक्षा तो आगे होगी। मतलब सीजीएल और सीएचएसएल में?
हाँ, इन बड़ी परीक्षाओं में देखना होगा कि ये सुधार जमीन पर कितने उतरते हैं। क्या सब कुछ स्मूथली होता है या नहीं? बिल्कुल। पारदर्शिता और जवाबदेही के बात चल रही है, तो एक और खबर है जिसका जिक्र करना जरूरी है। अच्छा। हालांकि ये सीधे तौर पर एसएससी की सेंट्रल परीक्षाओं से नहीं जुड़ा, पर भर्ती प्रक्रियाओं की शुचिता मतलब पवित्रता के बड़े मुद्दे से जुड़ा है। ये खबर पश्चिम बंगाल से है। आप शायद पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी भर्ती घोटाले की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वही मामला। हालिया खबर ये है कि ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हैं जीवन कृष्ण साहा, उनको इसी भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। ओहो, ये तो बड़ी खबर है। ये मामला तो काफी समय से चल रहा है। हाँ, और इसमें ये एक नया डेवलपमेंट है। इस गिरफ्तारी का क्या मतलब समझें? ये मामला तो राज्य स्तर का है, पर इसका असर क्या होगा? हमारे सूत्रों का कहना है कि ये गिरफ्तारी मामले की गंभीरता हो दिखाती है। मतलब जांच एजेंसियां सक्रिय है। देखिए, कोई भी भर्ती घोटाला हो, चाहे किसी भी राज्य का हो या किसी भी एजेंसी का, वो आम लोगों का भरोसा तोड़ देता है भर्ती प्रक्रियाओं से। सही बात है। जब पता चलता है कि नौकरियां पैसे या पहुंच से मिल रही हैं, तो उन लाखों ईमानदार मेहनती उम्मीदवारों के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है जो सालों तैयारी करते हैं। हाँ, लगता है कि मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल का ये मामला, जिसमें कथित तौर पर राजनीतिक लोग भी शामिल हैं, ये एसएससी जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर भी एक तरह का नैतिक दबाव बनाता है किस तरह का दबाव? कि वे अपनी प्रक्रियाओं को और ज्यादा मजबूत रखें, पारदर्शी रखें, किसी भी बाहरी असर से मुक्त रखें। ये एक तरह की चेतावनी है सबके लिए कि भर्ती की पवित्रता से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तो खूब होते होंगे। हाँ, वो तो ऐसे मामलों में होता ही है, लेकिन इस सब के बीच सबसे जरूरी यह है कि जांच निष्पक्ष हो, सच सामने आए, और अगर कोई दोषी है तो उसे कानून के हिसाब से सजा मिले। हाँ, ये जरूरी है। इससे न सिर्फ न्याय होगा, बल्कि आगे के लिए भी एक कड़ा संदेश जाएगा। तभी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में भरोसा बना रहेगा या बहाल होगा। तो ये थे एसएससी से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स और उन पर हमारी थोड़ी बातचीत। चलिए एक बार फटाफट खास बातें दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ ध्यान में रहे। हाँ, एक क्विक रिकैप अच्छा रहेगा। सबसे पहले डेट्स याद रखिए। सीजीएल टियर 1 है 12 से 26 सितंबर और सीएचएसएल टियर 1 है 8 से 18 सितंबर। ठीक है, सीजीएल 12-26, सीएचएसएल 8-18 सितंबर। दूसरी बात, एसएससी आदर्श परीक्षा केंद्र ला रहा है बेहतर सुविधाओं और ज्यादा पारदर्शिता के वादे के साथ। जी, मॉडल एग्जाम सेंटर्स। तीसरा, फेज 13 विवाद के बाद जो री एग्जाम हुआ उसमें कुछ सुधार लागू हुए हैं, जैसे आधार बेस्ड बायोमेट्रिक, बेहतर नॉर्मलाइजेशन और नया वेंडर एजुकेटी। हाँ, ये सुधार अहम है। और चौथा, पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाले की जांच जारी है, जिसमें हालिया गिरफ्तारी हुई है जो भर्ती में ईमानदारी के महत्व को फिर से रेखांकित करती है। बिल्कुल। तो मतलब निचोड़ ये है कि आयोग सुधार की कोशिश तो कर रहा है, पर चुनौतियां अभी भी हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हों, सिस्टम की हों या भरोसा बनाए रखने की। बहुत सही सारांश दिया आपने। और हाँ, आखिर में सभी उम्मीदवारों के लिए एक ज़रूरी सलाह, किसी भी जानकारी के लिए लेटेस्ट अपडेट्स, एडमिट कार्ड, नोटिस, इन सब के लिए हमेशा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.government.in ही देखें। सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं। बिल्कुल सही कहा। ऑफिशियल सोर्सेज सबसे भरोसेमंद है। और इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। हमने देखा कि भर्ती प्रक्रियाओं में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आदर्श परीक्षा केंद्र हो या फेज 13 के बाद के सुधार, टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता और एफिशिएंसी का वादा तो मिलता है। हाँ, मिलता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि टेक्नोलॉजी खुद नई चुनौतियां ला सकती है, जैसे फेज 13 में हुआ। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे हासिल की जा सकती है, अच्छा सवाल है। या फिर ये उम्मीदवारों के विश्वास और पूरे सिस्टम की ईमानदारी मतलब इंटीग्रिटी जैसे मानवीय और नैतिक मूल्यों से ज्यादा जुड़ी हुई है? टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, क्या वो भरोसे की जगह ले सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। तकनीक तो एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो शायद निष्पक्षता, बराबरी का मौका और भरोसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि एसएससी से जुड़े इन डेवलपमेंट्स को समझने में ये चर्चा उपयोगी रही होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।